कल आज और कल लाल गोयल के संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से संवाद सरोकार न्यूज के द्वारा किया जा रहा है और इसको ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एवं ज्ञान के सहयोग से दिखाया जा रहा है। कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में हमारा उद्देश्य है उन विशिष्ट अतिथियों को आपसे रूबरू कराना जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही ऊंचाइयों को छुआ है। हम उनकी जीवन यात्रा के बारे में उन्हीं के मुख से उनसे सुनना चाहेंगे कि वो किस तरह अपनी उन्होंने जीवन यात्रा शुरू की और कैसे इतनी ऊंचाइयों तक वो पहुंचे। तो आज के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं एडवोकेट सुनील भार्गव। एडवोकेट सुनील भार्गव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में। एडवोकेट सुनील भार्गव एक जाना पहचाना नाम है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, बल्कि मैं कहूं कि उत्तर प्रदेश में और निकटवर्ती NCR क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, क्योंकि आपने वकील के बतौर बहुत कम उम्र में ही बहुत ऊंचाइयों को छू लिया। एडवोकेट सुनील भार्गव ज्यादातर क्रिमिनल का केस देखते हैं, फौजदारी के केसेस को लेते हैं जिसमें खून, मर्डर वगैरह, और आपका जो क्षेत्र है वो जैसे मैंने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और NCR, मथुरा, फरीदाबाद, पलवल, भरतपुर आदि आदि। और आप काफी प्रसिद्ध हैं और खासकर जो बेल वाले आइटम्स होते हैं जहां की खूनी को या किसी को भी जो वेदर वो अपराधी है या नहीं है उसको अगर बेल चाहिए होती है तो आपको माहिर माना जाता है बेल के क्षेत्र में। आप मथुरा की बार एसोसिएशन के सचिव और अध्यक्ष रह चुके हैं। आप लायंस के क्लब के डिस्ट्रिक्ट 321 के रीजन चेयरपर्सन एवं जोन चेयरपर्सन रह चुके हैं। आप मेलविन जोन्स फेलो ऑफ लायंस इंटरनेशनल हैं। आपने अपना लखनऊ यूनिवर्सिटी के आप कप्तान रहे हैं और उसमें आप ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जो टेनिस टूर्नामेंट हुआ था तिरुपति में, उसके आप उप विजेता रहे, रनर अप रहे लॉन टेनिस के। आपने यूपी के जो अनुभवी क्रिकेट टीम, वेटरन्स क्रिकेट टीम का को भी आपने उसमें भी आप मौजूद थे और आपने यूपी वेटरन्स एसोसिएशन के आप सचिव भी रहे। आप यूपी ऑल इंडिया मास्टर्स का जो आपने रिप्रेजेंट किया यूपी को ऑल इंडिया मास्टर्स बैडमिंटन में भी। तो आप खेलों में बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस में बहुत ही अग्रणी खिलाड़ी रहे, मथुरा जनपद के ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा समूचे उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत पुनः एक बार स्वागत है एडवोकेट सुनील भार्गव हमारे कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में। एडवोकेट सुनील भार्गव, आप बहुत प्रसिद्ध हैं, सब आपको जानते हैं, बल्कि ये कहा जाता है कि अगर कोई नहीं करा सकता है बेल या कोई क्रिमिनल में तो केस में तो सब आपके पास आते हैं और बहुत ही एक से एक छटे हुए केस आप पे आते हैं। लेकिन बहुत कम लोग आपके पर्सनल लाइफ को जानते हैं। पर्सनल लाइफ का मेरा मतलब है आपका बचपन। तो मैं अब जानना चाहूंगा हमारे दर्शकों को, अगर आप बताएं कि आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ आपका बचपन बीता, कहाँ आपकी बचपन की शिक्षा हुई, तो उससे पता चलेगा आपका बचपन के बारे में लोगों को। एडवोकेट सुनील भार्गव प्लीज। शुरुआत मथुरा में सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से ही हुई, जिसमें मैं 3rd क्लास तक मैंने वो एजुकेशन प्राप्त की। उसके बाद फिर मैं सिंधिया स्कूल ग्वालियर चला गया, जहाँ पर मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं उस स्कूल में पढ़ूं। वहाँ मैं गया, मेरा क्योंकि स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, मेरा कोकुलर एक्टिविटीज सब तरह में काफ़ी मैं इंटरेस्ट लेता था शुरू से, इसलिए ये तय हुआ कि हमें सिंधिया जाना है, जहाँ पर एजुकेशन के साथ सारी एक्टिविटीज, चाहे उसमें ड्रामेटिक्स हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे ओरिएंटेशन हो, सब चीज में सिंधिया काफी पॉपुलर था उस जमाने में भी, अब भी है, अब तो और ज्यादा है। उस समय जब हम लोग गए तो मुझे स्पोर्ट्स का जो शौक वहां था उसकी वजह से मुझे घुसते इतनी छोटी सी उम्र, क्योंकि मैं उस समय मात्र 7.5 साल का था और मथुरा से फिर मैं वहां गया था और वहां जाके मैंने प्रयास किया कि मैं स्पोर्ट्स में अपने आप को लाभान्वित करूं, वो मैंने किया भी।
साथ में एजुकेशन भी हमने सिंधिया में। लेकिन एडवोकेट सुनील भार्गव, आपने जैसे बताया कि आप कुल मात्र 7.5 वर्ष के थे, तो उस वक्त, और वो भी जब आप गए थे तो काफी अरसा हो गया उस बात को, उस वक्त 7.5 साल के बच्चे को हॉस्टल में रखना आपको कितना, आपके लिए, आप रहे हॉस्टल में जाके, कितना कठिन लगा, माँ बाप को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, तो आप वहां जब गए तो आपको उस वक्त कोई परेशानी हुई या कोई उस वक्त का संस्मरण आप सुनाना चाहेंगे? जी, अब आप जब पूछ ही रहे हैं तो ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि एडमिशन के लिए मेरे भाई जो उस समय 9 साढ़े 9 वर्ष के थे, उनके लिए हम लोग सिंधिया देखने गए थे। लेकिन जैसे ही मैंने वहां का स्पोर्ट्स का कल्चर देखा, जैसे ही पूरा दिन वहां फोर्ट पर है ये स्कूल, तो जैसे ही फोर्ट पे हमने पूरे दिन ये स्कूल देखा, तो मैं तो ऐसे ललचा गया कि मुझे यही पढ़ना है, इसके अलावा मुझे और कहीं नहीं पढ़ना है। ये रीजन था कि उस छोटी सी उम्र में जब मैं गया तो मैं बहुत कम अपने माता पिता को याद करता था। बल्कि मैं ये नहीं कह रहा आज पिता का शुभ दिन है, आज फादर्स डे है, मैं उन्हें हर तरह याद रखता हूं, हर जगह याद रखता हूं। लेकिन वहां पर जाके जो मुझे फीलिंग हुई थी वो ये थी कि मुझे सब कुछ सीखना है, मुझे सब कुछ करना है, और जो मैं करना चाहता हूं वो सिंधिया स्कूल ग्वालियर में मौजूद है। इसलिए मेरा मन वहां लगा। मैं रोया पीटा भी नहीं, जैसे जनरल बच्चे थोड़ा सा महसूस करते हैं, पेरेंट्स को मिस करके रोते हैं, तो मैंने मिस तो बहुत किया, मैं ये नहीं कह रहा मैंने मिस नहीं किया, बहुत मिस किया, लेकिन मैं रोया नहीं, मैंने दुख नहीं मनाया कि मैं उनसे अलग हूं। जब मैं यहाँ छुट्टियों में आता था, चाहे वो 2 महीने की हो चाहे 1 महीने की, मैं पूरा समय अपने अपने मम्मी पापा को और अपनी फैमिली को ही। तो आपने जैसे बताया कि आप अपने बड़े भाई के एडमिशन के लिए गए थे, तो बड़े भाई का वहां एडमिशन आपके साथ हुआ या नहीं हुआ? नहीं, उन्हें वो स्कूल पसंद नहीं आया, उन्हें नैनीताल का एक स्कूल पसंद आया, फिर वो वहां नैनीताल के स्कूल। अच्छा, तो आप जब वहां सिंधिया स्कूल में पढ़े इतने, और कौन सी क्लास तक आप सिंधिया में पढ़े? हम उस समय 3rd से और 11th तक क्लासेस हुआ करती थी। उस समय 12th नहीं था, इट यूज्ड टू बी सेकेंडरी एजुकेशन या आईएससी एजुकेशन। उसके बाद फिर 3 इयर्स डिग्री कोर्स हम लोग को ज्वाइन करना होता था। तो आपने जब इतने साल वहां सिंधिया में बिताए, तो आपके जरूर कुछ अनुभवी, बहुत ही दिलचस्प संस्मरण होंगे, तो कोई संस्मरण आप सुनाना चाहेंगे अपना? देखिए, वहां की जो एजुकेशन थी उसके लिए तो बहुत सारी बातें हैं, मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन एक चीज जरूर है जिसने मेरी पूरी जिंदगी वहां बदल दी। मैं आपको ये कह सकता हूं, एक छोटा बच्चा वहां गया तो वहां जाके जो उसने सीखा वो सब अपनी जगह था, लेकिन हमारे यहाँ पूरा दिन व्यतीत करने के बाद शाम को जब सूर्यास्त होता है उस समय एक अस्ताचल होता था। जी। अस्ताचल का मतलब था कि अब सूर्यास्त हो गया, आपने पूरे दिन क्या किया, आपने पूरे दिन कौन से अच्छे काम किए और किसके साथ बुरा काम किया। उसमें हम 10 मिनट या 5 मिनट का अपने करते थे, मेडिटेट करते थे, और उसमें याद करते थे कि हमने पूरे दिन किसी के साथ कोई बुरा तो नहीं किया। अगर बुरा किया है तो हम जाके उससे सॉरी फील करें। जी। ये जो मेरे को वहां अस्ताचल ने जो सिखा दिया, उसके बाद से मैं सारी जिंदगी कुछ गलत नहीं कर पाया। दिमाग में अगर ये बात आती थी मैंने गलत किया है, तो रात को कहो तो मुझे नींद नहीं आती थी कि मेरे द्वारा गलत कार्रवाई की गई है। जी। तो सिंधिया में जो सबसे महसूस, बाकी सब कुछ हमने लर्न किया, लेकिन अस्ताचल जो उस समय का था वो अब तक मेरे दिमाग में इतना बैठा हुआ है कि अगर मैं किसी के बारे में बुरा भी सोचता हूं तो मुझे बुरा लगता है कि मैंने ऐसा क्यों सोचा। सिंधिया ने सबसे बड़ी बात मुझे दी, वो अस्ताचल के माध्यम से दी। तो उसके बाद आपने, जब आपका ये एजुकेशन हुई 11th तक, तो उसके बाद फिर आपने हायर एजुकेशन कहाँ ली? उसके बाद मैंने हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया फॉर ग्रेजुएशन। मैंने हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएट किया। उसके बाद दिल्ली से ही लॉ करने का मन था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच हो जाऊं लोकल से। तो उसके उपरांत मैंने लखनऊ में लॉ ज्वाइन किया, और लखनऊ से ही मैंने लॉ और क्रिमिनोलॉजी के कोर्सेज किए। जी। तो वहां से फिर कंप्लीट हुआ। साथ में क्योंकि मुझे दिल्ली में भी स्पोर्ट्स का अच्छा कल्चर मिला और लखनऊ में भी स्पोर्ट्स का काफी अच्छा। तो जब आप दिल्ली गए और दिल्ली में आपने बताया हिंदू कॉलेज में पढ़े, तो उस वक्त आपके मन में एक ही ध्येय था कि आपको वकील बनना है? इसके लिए
मैं ये कह सकता हूं कि मैंने अपने ग्रैंडफादर को देखा, उनकी वकालत देखी थी, अपने पिताजी की वकालत देखी थी। मैं नहीं भूल सकता कि जब वो यहाँ ऑफिस में बैठते थे और लोग उनके पास आते थे, तो जो लोग क्लाइंट बन के आते थे, उनकी जो निगाह में एक सम्मान था, एक इज्जत थी, एक ऐसा महसूस होता था कि शायद वो भगवान के बाद इनकी तरफ दर्शन करने आए हैं, अपनी बात कहने आए हैं। वो मेरे दिमाग में इतना ज्यादा बैठा हुआ था कि जब मैं स्कूल में ही था तभी मैंने निश्चित कर लिया था कि मैं वकालत ही करूंगा, और वकालत इन्हीं तरह करूंगा जिस तरह मेरे फोर फादर्स करते चले आए। आपके आपके परिवार में कब से ये वकालत का सिलसिला चालू है? अब ऐसे देखेंगे तो अगर मुख्तियार को आप वकील, उस जमाने में जब एडवोकेट्स नहीं थे तो मुख्तियार कहलाते थे जिनको कोर्ट में अपेयर होने का अंग्रेजों के जमाने में अधिकार। जी। तो मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे श्री राधा रमन जी, वो मुख्तियार थे एंड वो ये सारी कार्रवाई करते थे। उसके उपरांत मेरे ग्रैंडफादर, उसके बाद फादर, तो 100 साल से तो ऊपर हो ही चुके हैं। तो मतलब चौथी पीढ़ी आपकी है, आप चौथी पीढ़ी के वकील हैं। जी जी, जी। और आपके सुपुत्र भी वकील हैं, तो पांच, हाँ, आपके यहाँ 5 पीढ़ी का कार्य है। तो जब आप वहां से फिर आपने दिल्ली में ही लॉ करना की क्यों नहीं सोची, आप लखनऊ क्यों गए? देखिए, दिल्ली जाके अब ये क्या कहें, दिल्ली ऑलरेडी हम लोग थोड़े से अंग्रेज ज्यादा थे व्हेन हम लोग स्कूल में थे। उसके बाद अंग्रेज के बारे में क्या मतलब, मैं समझा नहीं। अंग्रेज आप किस तरह थे? आप इंग्लिश में पढ़े थे या हमारे अंग्रेज? इंग्लिश में ही था। अच्छा। तो जो फीलिंग्स थी, हिंदी की बातें समझना, मैं आपको ऐसे समझा दूं कि ये बात मुझे बाद में भी रियलाइज हुई कि अच्छा किया कि मैं लखनऊ चला गया। हमने जो अपना पहला केस यूपी में आर्ग्यू किया था वो मैंने इंग्लिश में किया था, और इसीलिए मैं पिछड़ गया क्योंकि गलत कर दिया, मैंने इंग्लिश में बहस कर दी। तो मेरे को तभी से ये फीलिंग थी कि मुझे ऐसा करना है कि मैं हिंदी भी अच्छी तरह जानूं, उन लोगों से भी मिलूं जो मुझे सारी बातें, क्योंकि हर तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल होती है हिंदी में। हमारे गांव की भाषा अलग है, शहर की भाषा अलग है, लोग हर बात को क्या कहना चाहते हैं हिंदी में वो भी अलग अलग तरीके से। तो आपने तब से ही सोच लिया था कि आप जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही अपना मकसद रखेंगे आप, क्योंकि हाई कोर्ट में इंग्लिश यूज होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी इंग्लिश यूज होती है, तो आपका तब से क्लियर मकसद था अपने पूर्वजों को देख के कि आपको अपना जिला जो है वो संभालना है, और उसके सारे धीरे धीरे आपको पूरा प्रदेश संभालना है, आप बाहर नहीं जाना चाहते। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपको ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मैं हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर चुका हूं। हमें क्योंकि शुरू से ही इंग्लिश मेरी थोड़ी ठीक थी, अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, इंग्लिश क्योंकि थोड़ी ठीक थी, तो मुझे यह था कि मुझे हिंदी में सारी चीजें भी सीखनी, और मैं कोशिश ये करता था कि जो वर्ड मुझे नया मिलता था हिंदी में, मैं उसको नोट करता था, उसका ट्रांसलेशन करता था, नोट करके अपने पास रखता था। तो प्रेजेंट दोनों तरफ था। लेकिन फिर वही बात जो आपने पूछी कि यहां कैसे आए, तो मेरे फादर जब ये मैंने लॉ कंप्लीट की, उस समय उनके पास दिल्ली के सबसे अच्छे केसेस, यानी विद्या जैन मर्डर केस था, यूनियन बैंक वैन डेकॉइटी, कैनॉट प्लेस वाली वो थी, काफी बड़े बड़े केसेस थे उस समय। जहां तक मुझे याद आता है, इंदिरा गांधी मर्डर केस में भी शायद कहीं पे किसी को उन्होंने डिफेंड किया था, कुछ ऐसा था क्या? नहीं, उसमें नहीं। अच्छा, उसमें नहीं थे जी। इट वाज ये वाले केसेस थे। जॉर्ज फर्नांडिस का एक मैटर था जो उनके पास आया था, आपको जो जी जी जी, इट वाज अ डायनामाइट केस, वो एक पुराना था, वो उनके पास आया था, लेकिन वो चला नहीं, इसकी बात खत्म। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि दिल्ली में जब हम वकालत कर रहे थे, जो उस समय तो हम दिल्ली में ही वकालत कर रहे थे, मथुरा वाली बात नहीं थी, मेरे फादर भी दिल्ली में ही थे। पहले हम लोग मथुरा से दिल्ली और बाकी नेबरिंग एरियाज यहां रहते हुए जाया करते थे जी। जब ये इतने सारे केसेस हो गए दिल्ली में, तो हमें दिल्ली रहना पड़ा। लेकिन जब वहां रहे करीब करीब उन 2 सालों में, मेरी टेनिस में अच्छे खासे क्लब का मेंबर था, लेकिन 1.5 साल तक मैं उस क्लब में जा नहीं पाया। टेनिस मेरा बंद हो गया, स्पोर्ट्स मेरे बंद हो गए। मेरे फादर भी की स्पोर्ट्समैन थे, वो भी टेनिस और उनके अच्छे पे, उनकी भी यही बात रही कि वो भी कोई स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। कारण क्या था? कारण क्या था? कारण जी, सुबह 8 बजे से वकालत शुरू करिए और रात के 8:30, 9, 9:30 से पहले वकालत समाप्त नहीं होती जी। तो क्लाइंट्स का आना जाना, टाइम, फिर 4 जगह क्योंकि कोर्ट्स में जाना पड़ता था दिल्ली में, तो उसमें भी हम लोग को टाइम ज्यादा लगता था जी। वजह से एकदम से हम दोनों ही बैठे थे
और ये फीलिंग आई कि जैसे हम पहले करते थे, मथुरा रह के वकालत करते थे, हम मथुरा आ गए। और मथुरा में आके मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि शाम हमारी हो गई, हमें टेनिस भी मिल गई, हमें बैडमिंटन मिल गया, हमें सारा कल्चर लायंस वाला था वो भी सारी जो हम चाहते थे वो सब चीजें शाम को भी हमें मिलने लगी, जिससे ये महसूस हुआ कि वकालत पूरी तरह करनी है, मन लगा के करनी है। और साथ ही साथ जो ये भी जरूरी जिनको हम समझते हैं अपनी जिंदगी के लिए, वो भी हमें यहाँ मिल रहा है। तब हमने फिर वकालत मथुरा से ही शुरू की। भार्गव साहब, वकील साहब, आपने जो बात कही ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि जो देखा जाता है हर आदमी छोटे शहर से बड़े शहर में जाना चाहता है, और आप बड़े शहर से छोटे शहर में आए, और जबकि आपको पता है जो सुख सुविधाएं बड़े शहर में मिलती थी होंगी उस वक्त भी दिल्ली में, वो आपके छोटे शहर मथुरा में नहीं थी। तो भी आपने मथुरा शहर को चुना सिर्फ अपने व्यवसाय या अपने वकालत के लिए। तो ये तो एक बहुत बड़ा मतलब कि आप इतने डेडिकेटेड थे अपने कार्य के लिए कि आपने उन सुख सुविधाओं को छोड़ के आपने छोटी जगह आना पसंद किया। क्या ये सही बात है? बाकी सब चीजें जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन एक फैक्ट नहीं है जी। वहां पर सब चीजें मौजूद हैं, लेकिन उन लोगों के लिए टाइम नहीं मिल पाता था। इतवार भी अगर ऑफिस में ही बीत जाए तो फिर किस तरह का स्पोर्ट्समैन, किस तरह की सुविधाएं, किस तरह का क्या, जब हम फिजिकली फिट नहीं हो सकते। इतनी वकालत करते हैं, देखते हैं बाद में चीजें घेर लेती हैं, बीमारियां लग जाती हैं, क्योंकि आप अगर एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे, टाइम नहीं दे पा रहे प्रॉपरली, आप अपना ईटिंग हैबिट्स नहीं बना पा रहे, तो वो सब चीजें भी लग के मिल रही थी। साथ में वकालत हम यहां से वहां जाके कर रहे थे, उससे भी हम खुश थे। तो आप जब वापस मथुरा आ गए तो आप अपने फादर के, पिताजी के एज ए जूनियर शुरू में वर्क किया आपने, या आपने इंडिपेंडेंट केस लेने शुरू कर दिए थे? देखिए, जैसे हम एक स्टेज के बाद लोअर कोर्ट का केस हम लोग नहीं लेते। जैसे मुझे भी लोअर कोर्ट छोड़े हुए करीब करीब 25-30 साल हो चुके हैं, मतलब मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स में हम लोग 25 साल से नहीं जाते। ऐसे ही मेरे फादर नहीं जाया करते थे। तो वो जो मैजिस्ट्रेटल कोर्ट्स थी या जो अटेंड, जैसे बाकी केसेस जो सेशंस के भी हैं लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग केसेस नहीं है, उनमें हम अपेयर हुआ करते थे, दोनों ही वकालत करते थे। और था मैं उनका जूनियर ही, उनका पुत्र भी, ये तो अपनी जगह है ही। तो जो बेनिफिट मुझे अपनी जगह था वो तो मिलता ही था। तो जो ये आरोप लगता है नेपोटिज्म का, तो वो आप उसको क्या, किस तरह देखना चाहते हैं कि जैसे आजकल हर चीज में नेपोटिज्म की बात आती है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे राजनीति हो, तो आप क्या सोचते हैं कि नेपोटिज्म जो है वो सही चीज है जो मानी जाती है, या आपके हिसाब से जो ये वंशवाद है या नेपोटिज्म है, इसमें फायदा होता है क्योंकि आपको एक अपने घर का जो माहौल था, वो एक पूरा लॉ से भरा हुआ माहौल आपने बचपन से देखा था, तो आपको आगे बढ़ने के लिए वो आपके लिए फायदेमंद है रहा? जी देखिए, क्योंकि बचपन से मैंने वकालत देखी, वकालत की, और मैंने उनको भी देखा और अपने आप भी वकालत शुरू की। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा लाल जी, जब वकालत का मामला आता है तो हर लॉयर को अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। आपको इनिशियल ब्रेक, जो फायदा जिसको आप नेपोटिज्म के रूप में ले रहे हैं, वो ये है कि इनिशियल जो ब्रेक मिलता है, लोग आपके पास जल्दी आना चाहते हैं, आपके पास थोड़ा जल्दी आ जाते हैं ये सोच के कि ये उनके सुपुत्र है। लेकिन जब आप अपने आप को साबित अगर नहीं कर पाए तो बहुत जल्दी वो भीड़ वहां से छट जाती है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने, मैं नाम कोई अब मैं जानना चाहूंगा कि जब आपने वकालत की और इतने साल हो गए आज आपको करते हुए, जरूरी बात है कि आपके पास एक से एक खूंखार लोग आए होंगे, क्योंकि जो क्रिमिनल है या फौजदारी का जो वकील होता है उसके पास तो हर तरह का आदमी आता है, और चाहे वो अभियुक्त है या नहीं है वो तो कोर्ट डिसाइड करती है। लेकिन जो भी एलिगेशंस हैं या जो, तो उस वक्त आपको कभी ऐसा महसूस हुआ इस दौरान में, इतने सालों में, कि आपने गलत चॉइस की, कि अगर मैं इसकी जगह दीवानी में जाता या सिविल प्रैक्टिस में जाता, ताकि जहां तो समान लोग होते हैं उनको ही उनका डिस्कशन करता, उनके बारे में फाइट करता, या क्रिमिनल्स के में आपको कभी कोई दिक्कत आई या कभी कोई थ्रेट लगा, कभी डर लगा आपको उनसे डील करने में? देखिए, मुझे कभी इसलिए डर नहीं लगा कि जब हमने वकालत शुरू की और अब तक मेरा सारा इन्वॉल्वमेंट विद अ क्लाइंट एंड केस तक है, सिर्फ कोर्ट तक है। कोर्ट के बाहर मैं उनका वकील नहीं, वो मेरे दोस्त नहीं।
हमें कोर्ट करना है, जिनकी वकालत करनी है उनके जो अच्छा सकता है, क्योंकि मैं किसी से भी नहीं पूछता कि तुमने ये अपराध किया है या नहीं किया, क्योंकि अगर उसने हाँ कर दी तो एक अपराध बोध मुझ में ही आ जाएगा। तो इसलिए हम कभी भी नहीं पूछते। मैंने कभी नहीं पूछा कि तुमने क्या किया है। हमारा स्ट्रेट जो लीगल, जैसे पुराने लोग कह गए कि आपने अपनी फीस बताई कि ये मेरी फीस है और हमें इस फीस में आपके लिए जिरह करनी है, आपके लिए जो कोर्ट में कार्रवाई है वो पूरी करनी है, इसके ना हमें आगे की जरूरत है ना पीछे की जरूरत है। तो ये चीज से दो बातें आ जाती है। जो लोग पहले समझते थे कि लॉयर ज्यादा इन्वॉल्व, अक्सर होता है कि जरूरत से ज्यादा भी कभी कभी लॉयर अपने क्लाइंट्स के साथ इन्वॉल्व हो जाते, उनको ये प्रॉब्लम जरूर आती है कि वो पार्टी बंदी के बीच में फंस जाते। हमारे पास कितने ऐसे केसेस रहे हैं जिसमें एक पार्टी का पहले अगर एक हत्या हुई, उसमें हम एक्यूज के काउंसिल हैं और अगली बार वो नहीं आया और पार्टी बदल गई, उसके जो एक्यूज है वो भी अगर हमारे पास आए तो हमने उतनी ही ईमानदारी से उनके लिए भी कार्रवाई की है। ये मेरी खुद की फीलिंग कि हमें जो क्लाइंट हमारे पास है हमें केवल वहां तक डील करना है, हमें उसकी राइवलरी, उसके जो पार्टी बंदियां है उनसे हमको कोई संबंध नहीं रखना है। लेकिन जो आप बता रहे हैं क्रिमिनल करते या सिविल करते, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको जरूर दूंगा। जब जिंदगी में एक बार सोचने का लगा कि भाई ये क्रिमिनल में ना करते तो ज्यादा अच्छे रखते, ये गुरुग्राम की घटना है 2006 के आसपास की। गैंग वॉर थी, हम जिरह करने खड़े हुए, जज साहब ने जिरह करी, हम जिरह कर रहे थे, इतने में बिल्कुल 1-2 इंच दूर से हमें अपने गोली चलने की आवाज आई। मैं समझा ट्यूबलाइट फूट गई है। जब तक मुड़ के देखा तो जो एक्यूज बगल में खड़ा था उसकी गोली मार दी गई। जो गार्ड उसके साथ आया था उसने अपनी स्टेन गन उठाई, उसने जैसे ही ट्रिगर लगाया गार्ड को दूसरी गोली मारी गई और गार्ड की स्टेन गन चल गई। तो वो चली, हम और जितने भी कोर्ट में थे 5-7 लोग, और अब क्योंकि गुरुग्राम की जरा टोपोग्राफी अलग है, वो गोल घूम के है, तो हमारी समझ में नहीं आया हम किस तरह भागे, दरवाजे की तरफ भाग नहीं सकते और गोली चल रही है। उसमें कई लोग, उसमें फिर पुलिस का एनकाउंटर भी हुआ, फिर लोग मारे भी गए, वो भी हुआ, एक्यूज भी मरा। तब एक फीलिंग आई कि भाई ये क्या है। और मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं, मेरी बेटी उस समय गुरुग्राम थी, हमने उससे ये कहा कि भाई ऐसे ऐसे कोर्ट में गोली चल गई है, वो कहती है आइए अपन खाना साथ खा लेंगे, अब कोर्ट तो बंद हो गई होगी। हमने कहा जी। जब हम रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे तो वहां पर वो न्यूज में चल रहा था कि ऐसे ऐसे गोली चली और उसमें हमारा स्टेटमेंट आया। तब वो बोली आपके बगल में चली। मैंने कहा मैं यही कहना चाह रहा हूं। तो जनरल लोगों को ये है कि कोर्ट में तो रोज गोली चलती है, उसके लिए कोई फर्क नहीं है। फर्क तब पड़ा जब हमारे बगल से गोलियां चली, तब महसूस हुआ कि भाई अपने अपनी एक दिन के काम के लिए आपने अपनी पूरी जान दिक्कत में डाल दी। तब एक महसूस हुआ कि सिविल में ये चीजें नहीं है। लेकिन ये स्ट्रे इंसिडेंट्स हैं, ये जिंदगी में एक आध बार होते हैं, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। उस दिन के बाद से हम कभी किसी मुलजिम को अपने बगल में खड़ा नहीं होने देते, सबको थोड़ा जो एक्यूज के बने रहते हैं कटघरे, उनमें खड़ा किया। तो आपने जैसे बताया इस तरह का एक बहुत ही रोमांचक, मैं कहूंगा, संस्मरण आपने सुनाया जिसमें आपको आपके बाल बाला बचे। तो इस तरह के संस्मरण काफी आए होंगे। लेकिन मैं जो पूछना चाह रहा हूं वो ये है, जैसे आपने कहा कि आपको नहीं पता, आप पूछते नहीं कभी भी अपने मुवक्किल से कि आपने ये कार्य किया है या नहीं किया है, मर्डर किया या नहीं किया, हत्या की या नहीं की। तो कभी ऐसा हुआ जब आपने किसी अपने मुवक्किल को जो वास्तव में उसने हत्या की थी और उसको आपने बचाया, वो बच गया, और बाद में आपको पता चला कि ये तो था, तो क्या आपको उस वक्त कोई बोध हुआ, इस तरह की कोई गिल्ट आप पे आया? आपने एक बड़ा पुराना इंसिडेंट याद दिला दिया। एक बड़ा gruesome, उस जमाने में पॉक्सो नहीं, बच्चों के साल जो बाद अपराध है ये नई धाराएं नहीं थी, तो उसमें एक छोटी नाबालिग बच्ची से रेप, 9-10 साल का, उसमें जो एक्यूज था वो शादीशुदा था। तो हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे, हम पूछते थे ही नहीं किसी से भी। वो ट्रायल हमने लड़ा, ट्रायल में प्रोसिक्यूशन ने थोड़ी बहुत गलतियां कर दी, जो शायद पता नहीं मुलजिम का लक, कभी कभी मुलजिम का भी भाग्य ज्यादा काम करता है। उसमें हमने उसको बहस हुई, बहस के बाद उसका एक्विटल हो गया। जब वो बरी हो गया तो क्योंकि उसको भी कुछ होगा या उसे महसूस हुआ होगा कि मैं छूट तो सकता नहीं था, छूट गया, भाभी ने छुड़वा दिया, तो वो मिठाई का टोकरा और पैसे लेके, शुक्राना लेके हमारे घर आ गया। उस समय मेरी खुद की बच्चियां 10-10, 11-11 साल की थी। तो जिंदगी में अगर मैं कभी गुस्सा हुआ हूं
ऑफिस में, तो वही एक दिन था, वो सब लेके आया और आके बोला, साहब बच्चे बाहर खेल रहे थे, आके उसने रखा, बोला साहब वो पता नहीं उस दिन क्या हो गया था और मैंने ऐसे ऐसे उसके साथ गलत कर लिया। उसका ये कहना था, सबसे पहले तो जब मैं जिंदगी में चिल्लाता नहीं हूं, मैं इतनी बुरी तरह उस पर चिल्लाया, उसे घर से बाहर निकाला, उसकी सारा जो कुछ लाया था सब फेंक दिया। मैंने कहा भाई मैंने तेरे वकील के रूप में काम किया है, तो मुझे ये सब क्यों बताना चाहता है। उसके बाद उसे बाहर निकाल दिया। एंड मुझे तब कई दिन तक ये अपराध बोध रहा कि अरे ये क्या हुआ, इससे तो उसकी सजा हो जाती, ज्यादा अच्छा था। जब हम पूछते ही नहीं और मौकिल हमें बता रहा है, और वो भी छूटने के बाद, और वो भी जब जब हमारे छोटे छोटे बच्चे करीब करीब इसी उम्र के हैं और वो हमारे घर भी आ गया, तो फिर ये ऐसा महसूस हुआ जिसको आप कह सकते हैं कि अपराध बोध। लेकिन उसके बाद से तो हम कोशिश ही नहीं करते जानने की कि भैया क्या है क्या, क्योंकि देखिए व्यवसाय यही है, अपनी जगह ईमानदारी से काम भी करना है, दोनों चीजें जब ये हैं तो भैया ना बताओ नाम से। अब तो सब जानते हैं, कोई पूछता भी नहीं। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि जो अपराधी है वो निर्दोष था, लेकिन आपकी कोशिशों के बावजूद भी वो नहीं छूट पाया, उसे सजा हुई। कभी ऐसा हुआ तो उस वक्त जब आपको पता है और आपको लग रहा है, आपने जो केस स्टडी किया कि पूरी तरह निर्दोष है, तो आपको उस वक्त कोई अपराध बोध महसूस हुआ, अपने में कोई कमी महसूस हुई कि आज मेरा ये केस मैं हारा हूं, जबकि मैं हारना नहीं चाहिए था? जो आप कह रहे हैं ये सभी लॉयर्स के मन में ये बात आती है। सबको ये लगता है कि हमने जो कर दिया वो केस अच्छा है, हमने छुड़ाने लायक कि उसके हक में करा देने का, चाहे अपना मौकिल, चाहे इस तरफ से, चाहे प्रोसिक्यूशन हो, चाहे डिफेंस हो, उस तरफ से करा दिया। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, जो मैं 3 जनरेशन 4 जनरेशन की कह रहा था, जजमेंट की डेट पर ना तो मेरे पिताजी आज तक जजमेंट की फाइल पे गए कोर्ट में, मैं भी नहीं गया। देखिए हमारा काम वहां तक है कि हमने उन्हें समझाने की, जजशिप के सामने अपनी बात रखने का पूरा प्रयास किया। फाइल में क्या क्या ला सकते हैं वो पूरा हमने प्रयास किया, और उसके बाद जो हम कह सकते थे वो हमने कह दिया, और जो रूलिंग्स हम दे सकते थे वो भी हमने दे। उसके बाद से इट इज मैटर ऑफ कोर्ट, हमारे हाथ से वो चीज अब खत्म है। जैसे ही बहस खत्म होती है, रूलिंग खत्म होती है, हमने दाखिल कर दी। उसके बाद हम ये नहीं सोचते, अगर कन्विक्शन किया है तो इट इज मैटर ऑफ कोर्ट टू डिसाइड कि वो क्या हमारी बातों से कन्विंस्ड है या नहीं, फाइल से उनको क्या महसूस होता है। ये मैं पूछना चाहूंगा एडवोकेट भार्गव कि आपका इतने साल का तजुर्बा है, क्या आपके हिसाब से आज की तारीख में जुडिशरी का स्तर पहले से नीचे हुआ है, या वैसा ही है, या ऊपर हुआ है जजमेंट में, लीगली? देखिए मैं आपको इस तरह बताऊं, जब हमने शुरुआत की थी तो सेशंस में केवल 25-30 मुकदमे रहा करते थे, 40 रहा करते थे। पहले 3 दिन गवाही के लिए हुआ करते थे, मतलब जो फैक्ट की एविडेंस होती है कि जी मारते देखा। फिर 3 दिन फॉर्मल हुआ करते थे जी, तो सारे निर्णय जल्दी हुआ करते थे, इतना लंबा गैप नहीं होता था। तो जब गैप नहीं होता था तो जजमेंट भी इजी था। अब सारी चीजें आ चुकी हैं, अब इतने सारे केसेस हैं, अगर ये देखा जाए तो नहीं तो आपके हिसाब से स्तर गिरा है या नहीं गिरा है? देखिए अब हम स्तर को जब बात करेंगे तो जनरल बात करेंगे, समय भाव है इसलिए। अच्छा समय, मैं आपसे जो आप स्तर की बात कर रहे हैं, तो क्या हर जना एक सा है, सबके जजमेंट एक से हैं, सबकी सोच एक सी है, सबके विचार एक से है? ऐसा जजशिप में हो ही नहीं सकता। जी जी, अच्छा, अलग विचार है, कुछ उसी एविडेंस को बहुत बड़ा मानते हैं और कुछ उसी एविडेंस को नाती मानते। आपसे बहुत कुछ सुनना चाह रहे हैं हम, क्योंकि आपके जो तजुर्बे हैं बहुत ही दिलचस्प तजुर्बे हैं, रोमांचक भी हैं, लेकिन समय अभाव है। चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस युवा पीढ़ी को? देखिए युवा पीढ़ी का तो अब जो चल रहा, देखिए हम जब वकालत में आए थे तो हमने कभी फीस के लिए शुरू में बॉदर नहीं किया। हमारे को यह था कि हमें अपना काम सीखना है, संयम से सीखना है, फीस का लालच नहीं करना है। हमें जितना ज्यादा सीख जाएंगे, जितना तजुर्बा हो जाएगा, उतना फायदा है। तो आपका संदेश है कि फीस, पैसे को छोड़ पहले सीखना चाहिए। जी, और आजकल जो हम महसूस कर रहे हैं, कई बार ऐसे आते हैं कि जिनकी फाइल पढ़ के ईमानदारी की बात हुई है, बुरा लगता है कि भाई ऐसा क्यों कर दिया। जी, समय अभाव है। एडवोकेट सुनील भार्गव, बहुत 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 धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी बातें बताई
और मैं सोचता हूं कि आज के इस कार्यक्रम से काफी लोगों को लाभान्वित होंगे, और खासकर युवा पीढ़ी, कि आप जैसा एक सीनियर एडवोकेट ने अपने अपने बारे में इतना कुछ बताया। और आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग जो कार्यक्रम सीधा प्रसारित किया गया, V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से संवाद सरोकार न्यूज, और इसको फेसबुक और यूट्यूब पे भी सीधा दिखाया गया। And our endeavor is to bring to you every day new topic. And tomorrow our topic in English in the media conference with Lal Goyal in the morning at 10:30 a.m. is Pride of Mangaluru, V4 News. Yes, the V4 News, who are associated with us for last 16 months, is now celebrating their 16th anniversary tomorrow. So to celebrate that, and our panelists are Mr. Ram Mohan Pai Marur, former President, Canara Chambers of Commerce and Industry, Mangaluru; Dr. Khurian, MS Principal, Alvas College, Moorbidri; Mr. N.V. Paulus, Chairman, Global TV, as well as Mr. Lakshman Kundar, Chairman, Main Director and Managing Editor, V4 News, Mangaluru. So please tune in tomorrow for media conference with Lal Goyal at 10:30 a.m. बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट सुनील भार्गव आपका, कि आपने इतनी अच्छी बातें बताई, और आपको बहुत बहुत साधुवाद। और हमको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपकी बातों से सुन के हमारे दर्शकों को और खासकर युवा पीढ़ियों को बहुत बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आपका, कि बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आपको कि आप हमारे संग जुड़े और हमारा प्रोग्राम आपने देखा।